फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1, जिसमें हम जितने भी एनाटॉमिकल टर्म्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो सब हम पढ़ने वाले हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे हम कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ही नहीं पता है तो आप और भी कुछ नहीं और आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे ग्रैब। तो एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होती है कि कुछ जो हमारी बॉडी की चीज़ें हैं वो हम मेडिकल वे में हम किस तरह से उनको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसे बोला जाता है, वो हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी रिजेंबल अ सोफिस्टिकेटेड एंड इंट्रिकेटली डिज़ाइन मशीन। ह्यूमन बॉडी जो हमारी है वो एक डिज़ाइन मशीन है, कंसिस्टेड ऑफ न्यूमरस इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। हमारी बॉडी के जो सिस्टम, हमारी बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। रुको मैं इसको थोड़ा पेंसिल कम नहीं होगा शायद। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एनाटमी हमारी ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे डिपेंड है कि कैसे वो एक दूसरे से ऑर्गन्स जो है वो रिलेट करते हैं। फिजियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी के, उनकी फंक्शनिंग को डिनोट करता है, विच इज़ फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। अब मेन बात पे आते हैं जो है एनाटॉमिकल टर्म्स, जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। एनाटॉमिकल पोजीशंस, इसके अंदर कुछ हमारी पोजीशंस ये ऊपर कैसे होगा। अब हम आते हैं हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस पे। जो सबसे पहले है द फ्रंट ऑफ द यहाँ से द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज़ इंडिकेटेड बाय द टर्म एंटीरियर। ये जो एंटीरियर है मतलब जो हमारी बॉडी का फ्रंट है, जैसे आइज़, नोज़, जो हमारी आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। जो हम सामने से किसी इंसान को देखते हैं, जो भी हमें सामने से विजिबल होता है, वो सारी चीज़ क्या होती है, फ्रंट ऑफ द बॉडी, विच इज़ एंटीरियर पोजीशन इन दी मेडिकल टर्म्स। पोस्टीरियर क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पोस्टीरियर जब कोई इंसान अपने बैक पोजीशन, अपनी बैक दिखा रहा हो तो वो हमारी पोस्टीरियर पोजीशन हो जाती है इन एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर। फिर आता है पाल्मर एंड डॉर्सल। पाल्मर एंड डॉर्सल जो हमारी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पाल्मर है, ये डॉर्सल है। पाल्मर जो होता है वो हमारा हाथ के अपर पार्ट में होता है, जो हमारा पाम शो करता है ना, विच इज़ पाल्मर। अगर हैंड पे पाल्म शो हो रहा है, जहाँ पे ये स्ट्रेट है, वो हमारा पाल्मर है। और बैक साइड ऑफ द हैंड इज़ डॉर्सल, जिसमें हमारे बैक दिख रहा हो, जिसमें हमारे नील्स शो होते हैं, विच इज़ डॉर्सल। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आ जाइए नीचे, द टर्म प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रिप्रेजेंट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द रूट ऑफ द लिम्स। ये रूट ऑफ द लिम्स जो हमारा डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये डिस्टल है एंड दिस इज़ द प्रॉक्सिमल। डिस्टल जो होता है विच इज़ हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड इज़, जैसे कि हमारा हैंड है, जो फिंगर्स है और वो हो गया डिस्टल्स, और प्रॉक्सिमल हो गया हमारा हैंड लाइक एल्बो तक। जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल का डिस्टेंस होता है वो डिनोट करता है किसी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हैंड है, हैंड में प्रॉक्सिमल हो गया शोल्डर और डिस्टल हो गया फिंगर्स और रिस्ट आप ले लीजिए, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो डिनोट करता है, तो जो स्टार्टिंग का डिनोट करता है विच इज़ डिस्टल्स एंड लास्ट देन द प्रॉक्सिमल। फिर आता है सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल एंड डीप रिप्रेजेंट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड बॉडी सरफेसेस। ये हमारे बॉडी सरफेसेस के स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टेंस जो हमने पहले पढ़ा था, विच इज़ हमारे हैंड्स का डिस्टेंस होता है। सुपरफिशियल जो हमारे स्ट्रक्चर बॉडी सरफेस का जो डिस्टेंस होता है वो ये डिनोट करता है। फिर हम आ जाते हैं आगे, द टर्म सुपीरियर। यहाँ पे ऊपर आ जाइए, यहाँ पे
द टर्म सुपीरियर, नियर अपर एंड इन्फीरियर, ये बहुत ही ईजी है दोनों ही चीज़। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बट दीज आर रियली ईजी। द टर्म सुपीरियर, सुपीरियर जो होता है हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है। सुपीरियर नियर अपर एंड इन्फीरियर नियर लोअर एंड, रिलेट टू बॉडी लेवल डेट आर कंपेरेटिवली हाई और लो इन कंपैरिजन टू अपर एंड लोअर एंड ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हमारी सुपीरियर, सिंपल सी लैंग्वेज में सुपीरियर जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है, जो हमारे वेस्ट जो होती है उससे अपर पार्ट जो भी होता है, आइज़, चेस्ट, हैंड्स, एब्डोमन, वो सारा सुपीरियर। एंड जितने भी वेस्ट से नीचे का पार्ट्स हैं जैसे कि नीज़ और लेग्स, वो सब हमारे रेक्टल पार्ट्स आर कंसिडर एज द इन्फीरियर पोजिशंस। ओके, फिर आता है द टर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक सेकेंड, द टर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है जो हमारे अंदर के पार्ट्स होते हैं, यूज टू इंडिकेट द इनसाइड एंड आउटसाइड डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑर्गन एंड कैविटी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमारे जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स आर कंसिडर एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हम बाहर से दिखाई दे रहा है विच इज़ एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल द कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट inside are called internal, whereas carotid artery present outside is called external। मतलब जो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है विच इज़ इंटरनल, सिंपल सी लैंग्वेज में जो बाहर है विच इज़ एक्सटर्नल। इतना तो नॉर्मल है। अब फिर हम आते हैं यहाँ पे इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। Ipsilateral refer to physical parts that are on the same side of the body. This is really easy। जो हम इप्सिलेटरल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के सेम साइड पे सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक ही, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कहीं मूवी में भी या भी कहीं भी सुना होगा कि की बॉडी का राइट जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा सुन्न पड़ चुका है या फिर फ्रैक्चर हो चुका है या कोमा में जा चुका है, तो विच इज़ इप्सिलेटरल। रेफर टू फिजिकल पार्ट्स डेट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की सेम साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड्स आर कंसिडर एज, पर वो एक ही उसका होना चाहिए। रेफर टू, जैसे कि राइट साइड, पूरी राइट साइड जो है बॉडी की वो पैरालाइज हो चुकी है या नॉट वर्किंग हो गई है, जैसे वो राइट साइड फॉर हेड टू टो कंसिडर होगी। कॉन्ट्रालेटरल रिप्रेजेंट द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब जो अपोजिट साइड, लाइक एक राइट हैंड हो गया और एक लेफ़्ट लेग हो गया, या यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होगा, लेफ़्ट ब्रैकियरी एंड राइट रेक्टम। ओके, फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम समझ लेते हैं कि राइट हैंड है किसी बॉडी का एंड लेफ़्ट हैंड सेम बॉडी का है, तो राइट लेफ़्ट दोनों मिक्स हो जाए, जिसमें विच इज़ कॉन्ट्रालेटरल। एंड इप्सिलेटरल जो है वो सेम साइड ऑफ द बॉडी कंसिडर होती है। सुपाइन एंड प्रोन, दिस इज़ रियली इजी। ओके, सुपाइन एंड प्रोन। सुपाइन पोजीशन से सबसे मेन टर्म है और बहुत ही कॉमन टर्म है, द पोजीशन इन विच अ पर्सन लाइन फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अगर कोई भी पेशेंट है, पर्सन है, वो बेड पे या ग्राउंड पे सीधा लेटा हुआ है ऑन हिज बैक, इन विच जो अपर पार्ट है वो शो हो रहा है, वो सुपाइन हो गया। और प्रोन हो गया कि वो अपनी चेस्ट की तरफ पर लेटा हुआ है। द पर्सन विच इज़ लाइंग ऑन फ्लैट ऑन द ग्राउंड ऑन हिज हर फेस, चेस्ट, एब्डोमन डाउनवर्ड बाय साइड आर कंसिडर एज द प्रोन पोजीशन। ओके, इसका वो भी है, डायग्राम भी है, आगे हम देखेंगे। डायग्राम अभी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आ गई, हम लिथोटमी पोजीशन तक जो है हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। ओके, यहाँ पे आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो होता है कि आप डायग्राम में भी देख ही सकते हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की हम अपनी किसी भी हम मूवमेंट हो रही है हमारे बॉडी की, बोन्स की या फिर कोई बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है जो हम हमारी अपनी तरफ हम किसी भी मूवमेंट को हम खींच रहे हैं, जैसे कि ये फ्लेक्शन में
ये जा रहा है हमारी बॉडी की तरफ, हैंड्स मूव हो रहे हैं, एक्सटेंशन में अवे हो रहा है। ये देखिए ये एक्सटेंशन है, ये अवे जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, फ्लेक्शन मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी तरफ हम खींच रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर जो हमारे क्लोज़ आ रहा है हमारी तरफ वो होता है फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन जो होता है जो अवे जा रहा है, दूर जा रहा है हमसे, हम दूर हम अपने बॉडी पार्ट्स या बॉडी पोजीशंस में मूवमेंट कोई अवे फ्रॉम आवर बॉडी, विच इज़ एक्सटेंशन। एबडक्शन एंड एडक्शन, ये डायग्राम भी दे रखा है इस पर। एबडक्शन क्या होता है कि हमारी जो फिंगर्स है, मतलब जो हमारी फिंगर्स है हैंड्स की, वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, वो मिड लाइन से दूर जा रही है। और एडक्शन होता है कि वो मिड लाइन की तरफ आ रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये देखिए ये मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ द लिम्स मतलब हाथों की जो मूवमेंट्स है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और एडक्शन में कि वो मिड लाइन टूवर्ड्स द मिड लाइन, जो मूवमेंट हो रही है वो टूवर्ड्स द मिड लाइन हो रही है। फ्लेक्शन में होता है हम अपने पास ले आते हैं चीज़ों को, एक्सटेंशन में दूर जा रहा है मूवमेंट, हम अवे फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स। एबडक्शन में क्या होता है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कि मिड लाइन से दूर जा रहा है हमारे लिम्स की मूवमेंट। एंड एडक्शन में वो पास में आ रहा है। ओके, देन अगेन रोटेशन होता है एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की कोई भी मूवमेंट हो रही है ना, रोटेट मतलब कि हम रोटेट कर रहे हैं चीज़ों को बार बार। रोटेशन के दो फर्दर है, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टूवर्ड्स, मतलब कि रोटेट हम अपनी मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी पार्ट की इन रोटेशन टूवर्ड्स द बॉडी। और लेटरल रोटेशन क्या होता है कि हम अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन, हम रोटेट कर रहे हैं चीज़ों को। सरकमडक्शन जो होता है ये फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, इन सब का मिक्सचर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन जो होता है सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। इसमें पूरे हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरे अपने जो लिम्ब है, हाथ है, उसको पूरा सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट कर रही है। सेम गोज़ विद लेग्स, वो लेग्स को भी सर्कुलेट कर रही है। मतलब इसमें सब फ्लैक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन, एडक्शन सब आ रहा है इसके अंदर, विच इज़ सर्कमडक्शन। फिर प्रोनेशन आता है, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, ये हमारे प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन की तरह है, बट ये हमारे हैंड्स के लिए कंसिडर होता है। प्रोनेशन कि हमारा मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म, यहाँ पे देख ले फोर आर्म की। जैसे कि प्रोन पोजीशन क्या होती है, प्रोन पोजीशन में भी तो यही होता है कि हमारी जो कोई पर्सन है, पेशेंट है, वो लाइंग ऑन हिज चेस्ट, जिसमें वो अपनी चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ होता है, और हम उसकी बैक, हेड, हेयर्स और बाकी के पार्ट्स, हिप वगैरह वो सब विजिबल होते हैं, तो उसका हैंड्स भी तो प्रोन पोजीशन में जाएगा, विच इज़ कंसिडर एज प्रोनेशन। और सुपाइनेशन वो होता है कि उसके पाल्म उसके फेस से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन रीड ऑल्सो, लेटरल पोजीशन ऑफ द फोर आर्म सो डैट पाल्म ऑफ हैंड फेस एंटीरियरली। ओके, सुपाइन पोजीशन में कि हम एंटीरियर पोजीशन में वो चीज़ों को फेस कर रहा है, तो वो सुपाइन पोजीशन होता है। सेम गोज़ विद प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन। सुपाइन में सीधा इंसान होता है, लेटा हुआ होता है, तो उसके हैंड्स भी स्ट्रेट जाएंगे, विच इज़ ओके। तो हम आगे आते हैं प्रोट्रैक्शन में। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, प्रोट्रैक्शन में हमारे जो फेस की जो जॉ लाइन है, लाइक हमारी जो जॉ लाइन है वो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं ताकि चिन बाहर आ सके और चिन का एग्जामिन या जो भी प्रोसीजर करना है वो कर सके। मेनली इन डेंटल में ज़्यादा इसका यूज़ होगा, जो भी है, बट दिस आर द टर्म्स, तो वी हैव टू रीड इट। प्रोट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ द जॉ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमारे जो जॉ होती है, फेस की जो जॉ लाइन होती है, उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं ताकि चिन जो है वो विजिबल हो सके। रिट्रैक्शन, सेम अपोज ऑफ द प्रोट्रैक्शन, अब जो प्रोट्रैक्शन का अपोजिट होगा विच इज़ रिट्रैक्शन। मूवमेंट जॉ की जो मूवमेंट होती है वो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में कराते हैं, पीछे की साइड हम हेड को ले जाते हैं, जॉ को ले जाते हैं ताकि जो जॉ है वो पीछे की साइड पुल हो सके।
then goes with inversion you can also see in the diagram, inversion and eversion. eversion जो होता है कि हमारा जो एंकल है वो हमारे फेस की तरफ मूव हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है, और हम फेस से हम अपने एंकल्स की जो इनर साइड है, जो पाल्मर साइड है, वो हम विजिबल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. सेम गोज़ विद एवर्जन. एवर्जन क्या होता है? अपोज ऑफ द इन्वर्जन. ये रहा एवर्जन, जिसमें हम अपोजिट में, मतलब दूसरी साइड. इन्वर्जन में हम फेस की साइड ले जा रहे थे, बट एवर्जन में हम फेस से अवे ले जाएंगे, इन द लेफ़्ट साइड ऑल्सो. इन द लेफ़्ट में हम आप कह सकते हैं, बट एनाटॉमिकल टर्म्स में हम लेफ़्ट नहीं लिखेंगे, अवे लिखेंगे. यहाँ पे ऊपर है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन सो डैट सोल फेस टूवर्ड लेटरल डायरेक्शन. जिसमें हमारे जो सोल है, फेस है, वो हम लेटरल डायरेक्शन में हम पोजीशन को देख सकें. फिर आता है डॉर्सल फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन. कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें वेरी कॉमन, वेरी इजी. डायग्राम से ही सब पता चल जाएगा आपको चीज़ों का. डॉर्सल फ्लेक्शन, द फ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉर्सल में क्या हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है. एंकल को हम, अपनी जो एंकल है उसको हम फेस की टूवर्ड द फेस लेके जाते हैं. एंटीरियर सरफेस जो हमारा ऊपर का जो हो गया एंटीरियर सरफेस, एंड नीचे का जो एंकल का एरिया हो गया विच इज़ पोस्टीरियर. तो हम एंटीरियर सरफेस ऑफ द एंकल को हम अपने फेस की टूवर्ड्स ले जा रहे हैं, विच इज़ डॉर्सल फ्लेक्शन. प्लैंटर में हम हम अवे कर रहे हैं, मतलब दूर ले जा रहे हैं ना, ये यू कैन सी, ये दूर जा रहा है फेस से. तो प्लैंटर में द एक्सटेंशन ऑफ द एंकल जॉइंट ऑफ द फुट फेस बैकवर्ड. हम पीछे की साइड ले जा रहे हैं ताकि हमारे फेस से वो विजिबल हम नहीं कर सकते इस पोजीशन में, विच इज़ प्लैंटर फ्लेक्शन. ओके. तो ये हमने अभी जितने भी हमने एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ी है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले तो हमने पढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एंटीरियर पोस्टीरियर. एंटीरियर डायग्राम में भी है कि हमारा जो फर्स्ट विजिबल हो रहा है, जो फेस वगैरह सामने से विजिबल हो रहा है, विच इज़ एंटीरियर. पोस्टीरियर में बैक ऑफ द बॉडी, पाल्मर, डोर्सल. ये रहा पाल्मर, अपर पार्ट ऑफ हैंड, डोर्सल लोअर पार्ट ऑफ हैंड. डिस्टेंस एंड प्रॉक्सिमल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी, ये सब ओवरव्यू चल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी हैंड्स. फिर आता है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, सुपरफिशियल एंड डीप. रिलेटिवली जो हमारे डिस्टेंस को डिनोट करता है, विच इज़ सुपरफिशियल. फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर. सुपीरियर क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वेस्ट से अपर पार्ट. इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जो हमारे बाहर से विजिबल होते हैं. इप्सिलेटरल जो हमारी बॉडी के राइट साइड, पूरी एक साइड को डिनोट करता है, या फिर पूरी राइट साइड या फिर पूरी लेफ़्ट साइड को डिनोट करता है कि राइट है तो राइट हैंड, राइट लेग. और कॉन्ट्रालेटरल होता है, मिक्स होता है, अपोजिट ऑफ द इप्सिलेटरल. कॉन्ट्रालेटरल में हमारे अगर राइट हैंड है तो लेफ़्ट हैंड जाएगा. और अगर एग्जाम्पल भी विजिबल है, यू कैन ऑल्सो रीड इट. बहुत ही अच्छी बुक है, यू शुड रीड इट फ्रॉम हेयर. कॉन्ट्रालेटरल में हमारे अपोज में जाएगा, लाइक अपोज है, राइट हैंड है तो लेफ़्ट हैंड. और फिर सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटमी पोजीशन. ये बहुत ही कॉमन है, आपको पता ज़रूर होनी चाहिए. सुपाइन पोजीशन में वही होता है कि पेशेंट या पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड पे, अगर वो या बेड पे है तो फिर वो अपनी चेस्ट, सुपाइन पोजीशन में वो अपनी बैक के ऊपर लेटा हुआ है, लाइक बैक उसकी ग्राउंड से अटैच है, और उसकी अपर पार्ट जितना भी है वो सब हमें विजिबल हो रहा है. फेस, हैंड. प्रोन पोजीशन में वो उल्टा बैक की तरफ लेटा हुआ है. लिथोटमी पोजीशन में वही एग्जामिन, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिन के लिए यूज़ होती है लिथोटमी पोजीशन. उसके बाद हम आगे आ जाते हैं रिलेटेड टू एनाटॉमिकल प्लेन्स, और जो है और भी टर्म्स हैं इसके लिए. जो ये सब ओवरव्यू चल रहा है, मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया, ये बस मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ चीज़ों को. तो है फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन. फ्लैक्शन में हम मूवमेंट कराते हैं टुवर्ड्स द बॉडी. एक्सटेंशन में हम मूवमेंट कराते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी.
और एबडक्शन जो होता है कि हमारी जो फिंगर्स है लिम्स की वो हमारी अवे फ्रॉम द मिड लाइन है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एडक्शन पे। एडक्शन में हमारी जो मिड लाइन है वो टूवर्ड्स द मिड लाइन, जो फिंगर्स है वो टूवर्ड्स द मिड लाइन है। देख सकते हैं डायग्राम में भी एबडक्शन में कैसे फिंगर्स अवे जा रही है और एडक्शन में अवे टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रही है। रोटेशन हमारी किसी भी मूवमेंट जो रोटेट हो रही है उसको डिनोट करता है। मीडियल रोटेशन होता है जो टूवर्ड द मिड लाइन। सेम गोज विद एडक्शन एंड एबडक्शन। रोटेशन मीडियल रोटेशन होती है जो कि हमारी मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन की तरफ हम करते हैं। और लेटरल रोटेशन होती है जिसमें हम अवे फ्रॉम द मिड लाइन हम रोटेट करते हैं। सर्कमडक्शन जो है वो मिक्सचर ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन का मिक्सचर होता है। सर्कुलर मोशन में किसी चीज़ को हम सर्कुलेट कर रहे हैं। डायग्राम भी है इसका, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोनेशन पे। प्रोनेशन एक प्रोन पोजीशन की तरह ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हमारे हैंड्स को डिनोट करता है प्रोन पोजीशन। प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन ये देख लीजिए आप डायग्राम में भी। प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में मतलब अगर कोई पर्सन अपने प्रोन पोजीशन में है, अपने एब्डोमेन उसकी चेस्ट की तरफ वो लेटा हुआ है, तो उसका हैंड्स भी तो उसी पोजीशन में जाएगा, तो वो भी प्रोन पोजीशन हो गई। सुपाइन पोजीशन में भी उसके पाल्म शो होंगे, हैंड शो होंगे, विच इज़ सुपाइन पोजीशन। फिर आता है प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन क्या होता है? प्रोट्रैक्शन होता है कि हमारा जो जॉ है वो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं ताकि जो चिन है वो बाहर आ सके। रिट्रैक्शन में होता है कि हमारा जो जॉ है उसे हम बैकवर्ड साइड पे ले जा सके ताकि वो जॉ पीछे की तरफ हो जाए, रिट्रैक्शन। फिर आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? डायग्राम में भी आप देख सकते हैं इन्वर्जन, एवर्जन। इन्वर्जन में वही जो हमारे फेस की एंकल्स होते हैं उनको हम फेस की तरफ मूव कर देते हैं ताकि हम फेस से वो देख सके टुवर्ड्स द मीडियल डायरेक्शन। एवर्जन वही होता है कि वो अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन, सोल फेस टुवर्ड लेटरल डायरेक्शन। डोर्सल फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सल डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, डोर्सल वही टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द लेग एंड प्लांटर में बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लेके जाते हैं। जो हमारे एंकल्स है डोर्सल फ्लेक्शन में, एंकल्स हमारी लेग की तरफ मूव होते हैं तो वो डोर्सी फ्लेक्शन। एंड एंकल्स जब हमारे नीचे डाउनवर्ड बैकवर्ड पोजीशन में जाते हैं तो वो हो जाता है प्लांटर फ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स है वो तो सारी हो चुकी है। अब हमें इसके साथ साथ हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस मतलब हमें डे टू डे लाइफ में लाइफ प्रोसेस क्या क्या हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें खाना पानी हर चीज़ की हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होती है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनाटॉमिकल टर्म्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। हम जाने ये सब बेसिक है, बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये चीज़ें बेसिक हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कैरी आउट मेंटेनेंस टास्क वेदर दे आर एट रेस्ट और इन मोशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है वो मेंटेन करता है टास्क। अगर वो रेस्ट में है या कोई मूवमेंट कर रहा है उनको टास्क ज़रूर चाहिए होता है। दी टास्क रिलाई टू मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ अकर विद इन सेल्स टिश्यू कलेक्टिवली नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। जो टास्क हमारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़, जो टास्क हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ या फिर सेल्स के अंदर टिश्यूज़ में कोई एक्टिविटी हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारी जो एनर्जी होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के अंदर तो उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। हम ये बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रहा या फिर कोई इसका मतलब है कि फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में कोई दिक्कत आ चुकी है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, मतलब हम बाहर से जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कुछ भी हम खाना खा रहे हैं, तो वो अंदर बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ़र हो रही है, और फिर कहाँ गया ये रहा, इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। फिर आता है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्पिरेशन भी ज़रूर होता है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। डेट एक्वायर इट दैम फ्रॉम इन्वायरमेंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन उन्हें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारा हार्ट का सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्लियर है इतना। फिर हम आते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट पे। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, हमारे ऑलमोस्ट 3 एलिमिनेशन है वेस्ट के, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एंड फीसेस। एलिमिनेशन वो होता है कि हम अपने वेस्ट को कैसे बाहर निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, वो एलिमिनेशन होता है। सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस के थ्रू निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इट डिज़ोल्व इन बॉडी फ्लूइड, मेक देम मोर एसिडिक। ये हमारे बॉडी डिज़ोल्व इन बॉडी फ्लूइड, और टू कीप द बॉडी pH नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिमूव। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स के थ्रू निकलता है हमारी बॉडी से। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व हो जाता है और ये बहुत ही एसिडिक हो जाता है, और बॉडी की pH लेवल को मेंटेन करने के लिए ये रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्रीथ इन करते हैं, और फिर जब हम CO2 छोड़ते हैं ब्रीथ आउट, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। फिर सेकंड आता है यूरिन। यूरिन का तो मोस्ट कॉमन है, सबको ही पता होगा। यूरिन के थ्रू हम अपने एलिमिनेशन को एलिमिनेट करते हैं अपने वेस्ट को। ह्यूमन हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड अप ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा सब इंक्लूड होता है। जो किडनी है उसके अंदर कुछ टाइनी नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करने में हेल्प करते हैं। फ़िल्टरिंग के बाद जो क्लीन ब्लड है वो हमारी जो क्लीन ब्लड है वो बैक हमारी बॉडी के अंदर ही आ जाता है, और जो वो वेस्ट निकलता है फ़िल्टरिंग के टाइम पे वो यूरेटर के अंदर स्टोर हो जाता है, और जो हमारा यूरेटर से वो ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर जितना भी पूरे टाइम का जो फिल्ट्रेशन के टाइम का यूरिन है उसको कलेक्ट करता है, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर आता है हमारा फीसेस होता है हमारा स्टूल प्रोसेस, या फिर जो हम डेफिकेट करते हैं जब हम खाते हैं। सम बॉडी पार्ट फूड कांट बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी न्यूट्रिशन फूड्स लेते हैं या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। तो जो फूड है वो पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो जो फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जितना वो एब्जॉर्ब हो सकता है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बाहर आ जाता है फीसेस के थ्रू। फीसेस ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोब्स। फीसेस में बहुत सारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। ओके, फिर आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब था हमारे एनाटॉमिकल टर्म्स, हमने एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ ली, और ये सब था हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट।
ये एलिमिनेशन ऑफ वेट्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, फीसिस, जो हमें पता होनी ही चाहिए, मतलब कॉमन चीज़ है। मेन तो ये चैप्टर डिपेंड करता है हमारी जो एनाटॉमिकल टर्म्स है जो हमने पढ़ी है, जैसे सुपाइनेशन, प्रोट्रैक्शन, एवर्जन, डोर्सल फ्लेक्शन, और फिर मतलब मेन इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए जितनी भी एनाटॉमिकल टर्म्स जो मैंने आपको बताई है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। तो मेन इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक बहुत ही कॉमन है। इस जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी नर्सिंग लाइन में वो उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक्स है, एनाटॉमिकल टर्म्स और ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और फिर हमारा आता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ, homeostasis is like the body own personal balance system. It is all about keeping things stable and steady inside even outside the world change. होम्योस्टैसिस एक प्रोसेस है, इसके अंदर जो बॉडी है वो अपने पर्सनल बैलेंस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इट इज़ पूरा जो प्रोसेस है इज़ डिपेंड ऑन द स्टेबल एंड स्टेडी। हमारी अंदर की चीज़ को या फिर अंदर के कोई ऑर्गन्स है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट है उसको स्टेबल करना, उसको स्टेडी करना, और जो आउटसाइड वर्ल्ड के चेंजेस है जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है या फिर कोई बिहेवियरल चेंज होते हैं उसको उसका इफ़ेक्ट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे ना आए, इंटरनल के ऑर्गन स्टेबल एंड स्टेडी रहे। होम्योस्टैसिस का मेन यही काम होता है। फिर हम पढ़ते हैं मैकेनिज़म्स ऑफ होम्योस्टैसिस विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टैसिस में आता है पहला स्टिमुलस। स्टिमुलस इज़ बेसिकली अ सिग्नल। स्टिमुलस एक सिग्नल है जो कि ब्रेन से आता है और चेंज इन एनवायरनमेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी डेट इज़ डिटेक्टेड बाय द बॉडी सेंसर्स। स्टिमुलस एक हमारा सिग्नल है जो कि हमारे ब्रेन हमारी बॉडी को देता है जब कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है या फिर इनसाइड कोई बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है, आउटसाइड कोई प्रॉब्लम हो गई है, फीवर हो गया, जो कि डिटेक्ट हमारे सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं और फिर स्टिमुलस के थ्रू वो हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। ये मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस का पहला मैकेनिज़्म है विच इज़। फिर हम आते हैं हमारे ये एक इसका होम्योस्टैसिस का ये एक प्रोसेस है, मैं ये बताऊंगी बट उससे पहले ये पढ़ लो। सेंसर एंड सेंसर्स आर रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड टेम्परेचर। सेंसर्स मेनली इनका यही काम है, ये हमारे बॉडी के पैरामीटर्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, फीवर ज़्यादा या कम हो गया, बॉडी का पीएच वैल्यू मेंटेन है या नहीं, ब्लड शुगर लेवल अगर कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है या नॉर्मल जो उनकी रेंज है उससे ज़्यादा हो गया तो ये सेंसर्स हमें ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स देंगे और फिर हमारी बॉडी में जो चेंजेस होंगे उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, स्टडी करने की कोशिश करेगा। इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस प्रोसेस। फिर आता है कंट्रोलर। अब ये तो पता चल गया है कि हाँ कोई डिफ़ेक्ट है, कोई इन्होंने डिटेक्ट कर तो लिया है कि डिफ़ेक्ट, पर उसको अब ये कंट्रोल कैसे करेंगे। द कंट्रोल रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसर। जो कंट्रोल है वो सेंसर्स की मदद से सिग्नल को रिसीव करेगा, सिग्नल, एंड डिटरमाइन द मैग्नेटिक डेविएशंस फ्रॉम द सेट नॉर्मल रेंज। मतलब कंट्रोलर का मेनली यही काम है, ये रिसीव करेगा सिग्नल जो कि सेंसर्स की वजह से आएंगे और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो ये सेट करेगा कुछ पॉइंट्स को, रेगुलरली सिग्नल्स देगा हमारी बॉडी में ताकि हमें पता चल सके कि हाँ हमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। फिर आता है इफ़ेक्टर मतलब सब कुछ हो गया, कंट्रोलर हो गया, सेंसर हो गया। अब इफ़ेक्टर में क्या आएगा। इफ़ेक्टर कंपोनेंट इट ब्रिंग आउट अ रिस्पॉन्स। इफ़ेक्टर में मतलब कोई भी बॉडी हमारी रिस्पॉन्स कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रिफेक्टर। जो सिग्नल रिसीव हुए हैं उसके बाद वो क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं
विच इज़ इफेक्टर, दे कैन बी मसल, ग्लैंड, सेलुलर मैकेनिज्म, इनिशियल चेंज इन द फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। मतलब इफेक्टर वही रिस्पॉन्स है कि हमारी कोई भी बॉडी जो हमें कंट्रोलर के थ्रू सिग्नल्स मिले हैं, अब हमारी बॉडी इस पर रिस्पॉन्स देगी। वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, मसल्स ब्रेक डाउन हो सकती है, ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम, सेलुलर मशीनरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दीज आर द इफेक्टर जो कि हमारी होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं। अब होम्योस्टेसिस में क्या है? होम्योस्टेसिस वही है कि हमारी बॉडी में जो बॉडी के जो इंटरनल एंड आउटसाइड चेंजेस होते हैं उनको स्टेबल एंड स्टडी करता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस में पहला आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस वही सिग्नल देगा, चेंजेस करेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंसर। सेंसर्स वही होता है जो हमने सेंसर्स को, रिसेप्टर्स को डिटेक्ट किया है, विच इज़ सेंसर्स। कंट्रोलर, जो हमने सेंसर्स रिसीव किए उनको कंट्रोल करेगा। फिर आता है इफेक्टर। इफेक्टर वही होता है कि जो हमें सिग्नल मिले हैं, सेंसर्स मिले हैं, उन सब के बाद ये क्या इफ़ेक्ट करेगा, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी प्रॉब्लम्स को, जैसे मसल्स ब्रेकडाउन, ग्लैंड्स प्रॉब्लम, सेलुलर मशीनरी मॉडिफाई करेगी। जो इनिशियल चेंज होंगे हमारी बॉडी के, वो इफ़ेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस में एक ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है जो बताता है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, लाइक ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो होम्योस्टेसिस कैसे कैसे वर्क करेगा। ये वही है सेंसर, रिसेप्टर, कंट्रोलर के थ्रू जो चेंजेस हमारे बॉडीज़ में आएंगे उनका ये एक फ्लो चार्ट है, एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है जो हमें पता करना है। सबसे पहले है इंसुलिन। एक मिनट। सबसे पहले है इंसुलिन। इंसुलिन के बाद ये जाएगा जैसे लीवर में। लीवर जो है वो इंसुलिन अगर इंजेक्शन भी इजेक्ट हुआ है तो वो लीवर जो है ग्लूकोज को ले लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखेगा लीवर। और फिर यहाँ पे क्या होगा, बॉडी सेल्स जो है उसने ग्लूकोज अटेन कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल या तो डिक्लाइन हो जाएगा या फिर राइज हो जाएगा, जिसमें हमारा होम्योस्टेसिस का ग्लूकोज लेवल 90 mg/100 dl होता है। ये एक पॉइंट पे सेट होता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर वो डिक्लाइन हुआ तो वो अपने रेंज पे वहीं स्टॉप हो जाएगा, और अगर वो राइज़ हुआ तो अगेन प्रोसेस होम्योस्टेसिस का स्टार्ट हो जाएगा। ये सब जो है स्टिमुलस के थ्रू सिग्नल्स जा रहे हैं कि इंसुलिन लग चुकी है और अब लीवर ने ग्लूकोज स्टोर कर लिया है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लीवर ने ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर कर लिया है अब ये, और बॉडी सेल्स ने ग्लूकोज को ले लिया है। ग्लूकोज लेवल या तो डिक्लाइन होंगे, राइसिस होंगे। अगर वो राइसिस हो रहे हैं तो अगेन लीवर ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हुआ था, अब वही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि अब जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, वो कंट्रोलर सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और वो ग्लूकोज रिलीज़ करेगा ब्लड में। अब यहाँ पे जो लीवर ने ग्लूकोज स्टोर किया था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो गया तो वही ग्लाइकोजन वो लीवर ब्रेक डाउन कर देगा और रिलीज़ कर देगा ग्लूकोज इन दी ब्लड। अब काम आ गया ग्लूकोजन का, यहाँ तक कंट्रोलर ने काम कर दिया था। ग्लूकोजन जो पैनक्रियाज पे इफ़ेक्ट करेगा, अल्फा सेल्स इन पैनक्रियाज रिलीज़ ग्लूकोजन। अब ग्लूकोजन की जो है नीड तो हमें रहेगी ही, तो अल्फ़ा सेल्स इन पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज के अंदर कुछ अल्फ़ा सेल्स होते हैं जो रिलीज़ करेंगे ग्लूकोजन इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये हो गया अल्फ़ा सेल्स इन पैनक्रियाज। फिर काम आता है स्टिमुलस का, मतलब ये जो साइकिल है ये चलती जा रही है। अगेन द साइकिल इज़ या तो स्टिमुलस कि कुछ खा लो, या फिर ब्रेन जो है
वो हमें सिग्नल्स देगा स्टिमुलस के थ्रू कि हमें अपने ग्लूकोज लेवल को राइज़ करना है, टाइम हो चुका है। तो अगर हम कुछ खा लेंगे कुछ मीठा तो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और स्टिमुलस वही है सेकंड, अगर हमने नहीं कुछ खाया तो ग्लूकोज लेवल फिर से फॉल हो जाएगा और फिर चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो फिर अगर चीज़ें बिगड़ गई है तो अल्फ़ा सेल्स एंड पैनक्रियाज रिलीज़ करेगा ग्लूकाजन। और अगर पर्सन ने कुछ खा लिया है, कुछ अडेप्ट कर लिया है अपनी बॉडी में, तो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन इनटू द ब्लड, मतलब जो इंसुलिन इनटू द ब्लड है वो बीटा सेल्स में स्टोर हो जाएंगे पैनक्रियाज खाने के बाद, विच इज़ इफ़ेक्टिव। अगर नहीं खाया तो अगेन ये वाला जो प्रोसेस है कि अल्फ़ा सेल्स जो है पैनक्रियाज के अंदर वो ग्लूकाजन को रिलीज़ करेंगे, इफ़ेक्ट को कम करेंगे इफ़ेक्टर के थ्रू। ये था पूरा मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस। दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस चैप्टर में बस यही इम्पोर्टेंट था। कुछ हमारी जो एनाटॉमिकल टर्म्स थी ये सारी जो मैंने अब बता दिया आपको, ओवरव्यू दे दिया ये, और सारी एनाटॉमिकल टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेसिक लाइफ प्रोसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस में यही एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जो है कि हमारी वेस्ट हम कैसे कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। ये नर्सिंग फील्ड में एक नर्सिंग की बेसिक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए इस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट और एनाटॉमिकल टर्म्स से रिलेटेड। उसके बाद हम आ जाते हैं होम्योस्टेसिस पे। होम्योस्टेसिस का पूरा फ्लो चार्ट है कि एग्जांपल के थ्रू में ग्लूकोज होम्योस्टेसिस बता दिया है मैंने, एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद सेंसर, कंट्रोलर, इफेक्टर, ये सब आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बता चुकी हूँ, ओवरव्यू दे दिया है इसके बारे में। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। स्टिमुलस, मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को डिनोट करता है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स इन ह्यूमन बॉडी। सेकंड चैप्टर भी आएगा। फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने क्लियर करा दी है। यही सब इम्पोर्टेंट था। इन सब को बस एक बार ओवरव्यू ले लेना और एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में जितना समझ आ रहा है लिख के आ जाना, क्योंकि रटने से तो कुछ होता नहीं है। आज तक किसी का भला नहीं हुआ रटने से, तो रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, चैप्टर 1, और बहुत ही ईजी है, ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को।